हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पीएसआईआर ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी यूनिट 2 चल रही है, पेपर 1। एंड क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं यूपीएससी ने, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। तो कमेंट ऑन न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, तो 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंड क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और लगातार 2 साल पूछा गया है और रिसेंटली पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब न्यू लिबरलिज्म है क्या? तो एक जर्मन स्कॉलर थे अलेक्जेंडर रुस्टो, 1938 में उनके द्वारा न्यू लिबरलिज्म इवॉल्व हुआ था। और उन्होंने न्यू लिबरल जो ये पूरा थ्योरी है न्यू लिबरलिज्म को, उन्होंने कैसे डिफाइन किया था इस कंसेप्ट को, कि जो प्राइस मैकेनिज्म है आपका, जो प्राइस मैकेनिज्म होता है, फ्री एंटरप्राइज है, देन आपका जो कंपटीशन का सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ कंपटीशन, मार्केट होती है, जैसे मार्केट में जो कंपटीशन का जो पूरा सिस्टम होता है, उसी में ही जो प्राइस मैकेनिज्म है आपका, फ्री एंटरप्राइज है, और एक स्ट्रॉन्ग एंड इम्पार्शियल स्टेट, इसका जो आइडिया है पूरा, ये न्यू लिबरलिज्म बनाता है। ठीक है, तो न्यू लिबरल होने का क्या मतलब है कि हम एक मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी मॉडर्न इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें स्टेट भी इंटरवीन कर रही है, मतलब कि स्टेट इंटरवेंशन है उसमें। तो ये चीज़ बताई गई है। अब जो फिलॉसफी है न्यू लिबरलिज्म की, उसको एक मॉडर्न ऑल्टरनेट माना जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। तो बेसिकली इसमें क्या है कि पूरी की पूरी न्यू लिबरलिज्म थ्योरी किस पर बेस्ड है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी होती है मार्केट की। ज़्यादा जो है न्यू लिबरलिज्म मार्केट पर इंक्लाइंड है कि एक फ्री मार्केट होनी चाहिए, मार्केट को ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट जो है उसका इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा हावी होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन ज़्यादा होना चाहिए। तो एक लिबरल सिस्टम बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो यही न्यू लिबरलिज्म इसी के बारे में बात करता है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी जो होती है मार्केट की, उसके ऊपर बेस्ड है, साथ ही साथ स्टेट जो है वो कम से कम इंटरवीन करे, इस पर ये बेस्ड है। तो ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं वो 2 फीचर्स हाईलाइट करते हैं इस आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन के। कौन से 2 फीचर्स हैं? एक तो है एंटीनॉमीज ऑफ स्टेट। एंटीनॉमीज ऑफ स्टेट क्या होता है कि एंटीनॉमीज का मतलब होता है कि 2 जब कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ होते हैं, 2 आइडियाज़ ऐसे जो कि एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कि 2 लॉज बने हुए हैं स्टेट के अंदर और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ होती है। तो एंटोनॉमीज ऑफ स्टेट और मार्केट, मतलब कि स्टेट और मार्केट एक दूसरे को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो फीचर यही है। और दूसरा फीचर है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों एक रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ ऑपरेशन है। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कैसे इंटरडिपेंडेंट है, तो ये दूसरा फीचर हो गया। तो ये 2 फीचर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि न्यू लिबरलिज्म को हाईलाइट करते हैं। अब एडम स्मिथ थे, तो एडम स्मिथ ने न्यू लिबरलिज्म का फाउंडेशन जो है वो बनाया था। उनके एक आर्ग्यूमेंट था फ्री एक्सचेंज का। तो जब भी हम फ्री एक्सचेंज में आते हैं तो दोनों ही पार्टी जो है एक दूसरे से कुछ भी ट्रांजैक्शन करती है। तो अब जब फ्री एक्सचेंज और एक मीडियम एक इस तरीके से लिया जाता है, ट्रांजैक्शन जो है दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कर रही हैं किसी भी एक चीज़ का, तो उसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टी जो है वो बेनिफिट करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जैसे पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम होता था कि अभी एक पर्सन को कुछ चाहिए और दूसरे पर्सन को कुछ और चीज़ चाहिए, तो ये पर्सन के पास जो चीज़ है और इसको भी अगर वो चीज़ चाहिए और इस पर्सन के पास एक ऐसी चीज़ है जो इसको चाहिए, तो एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर देंगे। उसमें क्या हो गया, दोनों ही पार्टीज़ ने बेनिफिट कर लिया, दोनों ही पार्टीज़ का फ़ायदा हो गया। तो इसमें एक फ्री एक्सचेंज जो है वो एक ट्रांजैक्शन होता था जिसमें से दोनों ही पार्टी जो है वो बेनिफिट करती थी। तो ये एडम स्मिथ का आइडिया था न्यू लिबरलिज्म का। तो ये पूरा जो न्यू लिबरल स्टेट था, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को ये प्रोपेगेट करता है, जिसमें जो ह्यूमन वेलबींग है वो कैसे सबसे ज़्यादा आप वेलबींग इंश्योर कर सकते हो, ह्यूमन वेलबींग, कि अगर आप
इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरल फ्रीडम्स को लिबरेट करो, और ज़्यादा इंडिविजुअल को आप फ्रीडम दो, लिबर्टी दो, और ऐसे स्किल्स जो है उनको आजमाने का मौका भी दो, एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना के जिसमें उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स आप उनके कैरेक्टराइज करो, साथ में फ्री मार्केट्स उनको प्रोवाइड करो, फ्री ट्रेड उनको प्रोवाइड करो। तो ये सारे फ्रीडम्स इंडिविजुअल को दिए जाने ज़रूरी हैं। तो इसमें जो स्टेट का रोल आ जाता है वो क्या आ जाता है कि इस तरीके का जब आपका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया, एक सबसे पहले तो स्टेट क्या करेगी, स्टेट को सबसे पहले तो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसमें हर एक इंडिविजुअल को इतनी लिबर्टी दी जा रही है कि वो एंटरप्रेन्योरियल अपनी स्किल्स और फ्रीडम जो है वो एक्सरसाइज करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को प्रिजर्व भी करके रखना पड़ेगा ताकि इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो आराम से लोग आजमा सके। ठीक, अब क्या था कि न्यूलिबरल थिंकर्स का जो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, इनका आइडिया तो ये था कि हम गवर्नमेंट को लिमिट कर दें, बट उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई ना, जो न्यूलिबरल्स ने पॉलिसीज़ बनाई थी, उन पॉलिसीज़ का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि स्टेट की पावर और ज़्यादा बढ़ गई। वो चाहते तो थे कि स्टेट की पावर कम हो, बट स्टेट की पावर और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो लिबरलाइज कर दिया। अब जैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम लिबरलाइज हुआ वैसे ही बैंक्स के पास कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई। बैंक्स जो है वो और ज़्यादा स्पेक्यूलेट करने की पावर उनके पास आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रेकलेस ईगरनेस से अपना ये स्पेक्यूलेशन स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक असेट्स जो हैं, टॉक्सिक एसेट्स ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा एंडेंजर कर दिया। तो इसमें क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को फिर सामने आना पड़ा कि इस सिस्टम को, ये जो पूरा टॉक्सिक एसेट्स ने जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को एंडेंजर कर दिया था, उसी सिस्टम को बचाने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ा आगे, ताकि ये पूरा सिस्टम जो है खुद को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। बट हुआ क्या कि स्टेट का इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ गया फाइनेंशियल सिस्टम में। इनफैक्ट क्लेमेंट एटली के टाइम पर भी इतना स्टेक नहीं होगा जितना इस टाइम पर हो गया था। गवर्नमेंट का स्टेक, जो स्टेट है उसका स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये उल्टी चीज़ हो गई बिल्कुल न्यू लिबरलिज्म की वजह से। तो चाह तो ये रहे थे कि लिमिटेशन हो जाए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है उसमें लिमिटेशन हो जाए, पर वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें होने लगी। तो फाइनेंशियल, आप कह सकते हो कि न्यू लिबरल फाइनेंशियल गवर्नमेंट जो है वो तो कोलैप्स कर ही गई थी, आप एक तरीके से कह सकते हो। बट पॉलिटिशियन जो है वो बढ़ते रहे कि वो जो मार्केट की अथॉरिटी है उनको फिर भी डेफर करते रहे। तो जो स्टेट का रोल है न्यू लिबरल थ्योरी में वो काफ़ी ईजी है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस है न्यू लिबरलिज्म की, उन्होंने इस तरीके से ये डेवलप की ताकि वो इस थ्योरी को किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, स्टेट पावर जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। तो ये चीज़ एक नया लॉजिक निकल कर के सामने आता है न्यू लिबरलिज्म का, क्योंकि अगर आप एक सोशल लाइफ बनाते हो, मान लो ये सोशल लाइफ हमने बनाई, अब इस सोशल लाइफ में हम मार्केट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इन सोशल लाइफ में जब भी हम मार्केट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट्स का इंटरवेंशन जो है वो बढ़ेगा ही, कि सोशल लाइफ में मार्केट्स को अलग अलग जगह, हर एक पार्ट ऑफ सोशल लाइफ में आपको मार्केट इंट्रोड्यूस करनी है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसमें बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट और ज़्यादा इन्वेजिव हो जाएगी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की पावर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई। स्टेट पावर तो इंक्रीज़ हो गई ना, जब हर एक जगह पर स्टेट को इन्वेस्ट करना पड़ गया तो स्टेट की पावर इंक्रीज़ हो गई। अब गवर्नमेंट जो है कहाँ ज़्यादा, कौन से एरियाज़ में ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल थे, कौन से एरियाज़, हेल्थ पहली चीज़, फिर एजुकेशन, फिर आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो थी ज़्यादातर स्टेट के द्वारा कंट्रोल थी। जब लेबर कलेक्टिविज्म का टाइम था तो उतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं थी। लेबर कलेक्टिविज्म का टाइम वो था जहाँ पर इंडिविजुअल्स को राइट्स कम दिए जाते थे, कलेक्टिव राइट्स जो है वो दिए जाते थे लोगों को, इंडिविजुअल राइट्स जो है उनको इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो इस टाइम पर हेल्थ, एजुकेशन और आर्ट्स जो है वो ज़्यादातर स्टेट के, काफ़ी ज़्यादा स्टेट के द्वारा कंट्रोल था। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट ये करता है कि न्यू लिबरल स्टेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को फेवर करती है, रूल ऑफ लॉ को फेवर करती है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को फेवर करती है जो जिसमें फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट्स हो और फ्री ट्रेड हो।
अब क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो नियो लिबरल स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा जो है मार्केट्स की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है और बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी पे रखता है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और मार्केट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो मार्केट्स की सुपीरियॉरिटी को देखा जा रहा है और रादर देन इकोनॉमिक प्लानिंग को एक सेंट्रलाइज जब इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, आजकल तो यही चलता है, एक सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग भी है, साथ में मार्केट्स की एफिशिएंसी को भी देखा जाता है। पर यहाँ पर नियो लिबरल स्टेट क्या करता है कि मार्केट्स की एफिशिएंसी को कुछ ज़्यादा ही ऊपर रखता है और सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बल्कि अब दूसरे तरीके के क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि न्यू लिबरल थिंकिंग जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को प्रायोरिटाइज कर रही है, जो कि अच्छी बात है कि जीडीपी ग्रोथ को देख रही है, इन्फ्लेशन को देख रही है ओवर सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स को कम देख रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ज़्यादा देख रही है। तो कुछ क्रिटिक्स कुछ कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स कुछ और कह रहे हैं, तो सेम चीज़ पर एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है। अब ये दोनों चीज़ें भी आप कह सकते हो, ये दोनों क्रिटिसिज्म भी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि नियो लिबरलिज्म जो है वो 19वीं सेंचुरी के आइडियाज़ का ही एक रिसर्जेंस आप कह सकते हो, जो कि 20वीं सेंचुरी में देखा गया था, जिसमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म और जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है उनको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ से ज़्यादा एसोसिएट किया जा रहा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की कौन सी पॉलिसीज़ थी, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन है, डीरेगुलेशन है, ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, ऑस्टेरिटी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जितना गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो वो कम स्पेंड करे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो, गवर्नमेंट जितना कम स्पेंड करेगी उतना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा, तो रिडक्शंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो। क्यों रिडक्शन हो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में, क्यों गवर्नमेंट कम स्पेंड करे, ताकि प्राइवेट सेक्टर का रोल इकोनॉमी और सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़े। तो ये सब चीज़ें कही गई थी ऑल इन ऑल न्यू लिबरलिज्म थ्योरी में। तो ठीक है, ये था आपका न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। 2 क्वेश्चन 2 साल में ही पूछे जा चुके हैं, तो ये टॉपिक ऑब्वियसली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपके लिए करना ज़रूरी है। ऑल्सो PSIR ऑप्शनल कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं synopsisis.in। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शनल्स कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो PSIR ऑप्शनल के लिए ये बेसिक आपका ऑप्शनल कोर्स है। यहाँ पर आप ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल रहेंगी एंड ऑप्शनल प्लस टेस्ट सीरीज़ कॉम्बो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे एडवांस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन सेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।